तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास जीएस की, जो कि आपको मैं यूपीएसआई का 12 नवंबर का 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर कराऊंगी। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी, एनके सिंह, डॉक्टर सी रंगराजन या फिर वाईवी रेड्डी। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो है हमारे एनके सिंह। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके कुछ की पॉइंट हैं कि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। वित्त आयोग 22 नवंबर 1951 को गठित हुआ था। कौन सा? पहला वाला, जिसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। और यह एक कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास होता है? वो होता है राज्य के राज्यपाल के पास। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें अनुच्छेद 201 के तहत यदि कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तो तब क्या होता है? तब राष्ट्रपति ही उसे यह तय करेगा कि उसे इस विधेयक को अनुमति देनी है या फिर उसे अपने पास रोकना है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू-संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता था? इक्विटीज एंजल, इक्विटीज डार्लिंग, प्रमुख किराएदार या फिर वास्तविक हस्तांतरी। तो किसके नाम से जाना जाता था? इक्विटीज डार्लिंग के नाम से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाते थे 1925 से पहले? इक्विटीज डार्लिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आपकी एक तो विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। तो विधानसभा के लिए कितनी होती है? 25 वर्ष, यानी कि 25 ईयर्स। तो कौन सा आंसर आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। विधानसभा के लिए 25 होती है और विधान परिषद के लिए कितनी होती है? 30 होती है। विधानसभा के लिए 25, विधान परिषद के लिए 30 और हमारे राज्यपाल के लिए कितनी होती है? फिर 35 होती है। ठीक है। और कोई भी व्यक्ति जब तक किसी भी राज्य की विधानसभा का विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता है जब तक भी राज्य के किसी भी निर्वाचित क्षेत्र से मतदाता ना हो। जब तक वह मतदाता ना होगा जब तक वह हमारे किसी भी व्यक्ति के किसी राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? इनमें से कौन सा दर्रा है जो सिक्किम के चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है? तो इसमें से कौन सा है आपका? नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए, नाथुला दर्रा। इससे अलग एक और दर्रा होता है, वो आपका होता है जेलेपला दर्रा। कौन सा होता है? जेलेपला दर्रा। वह क्या करता है? भारत तथा चीन के बीच व्यापार के संबंध को बढ़ाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? गंतव्य आधारित कर तो वो कौन से होते हैं? वह कर वो होते हैं जो वस्तु और सेवाओं के प्रयोग पर किए जाते हैं। तो ऐसा हमारा कौन सा कर है? इसमें से वस्तु एवं सेवा कर। तो गंतव्य आधारित कर, वस्तु एवं सेवा कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर 1961 के संबंध में DTAA का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि DTAA का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो D4 क्या बन जाएगा? D4 बनेगा डबल, T से टैक्सेशन, A से अवॉइडेंस और A से एग्रीमेंट। यानी कि DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडमेंट एग्रीमेंट। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? यानी कि जब 26 नवंबर 1949 को जो मूल भारतीय संविधान बना था उसकी प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द नहीं था? तो पहला है गणतंत्र, स्वतंत्रता, गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष। तो इनमें से कौन सा आपका नहीं था? वो था आपका धर्मनिरपेक्ष। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं था और यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया था, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वो कौन कौन से थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यह भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्म का प्रोग्राम है जो या फिर जिसे एक नेटवर्क पर डैश। तो कौन सा? स्वेच्छा से प्रवेश की अनुमति होती है या फिर प्रसारित नहीं होता है या फिर वांछित रूप से प्रसारित होता है या फिर खुद को प्रसारित करता है? तो वर्म क्या होता है? वर्म आपका करता है खुद को प्रसारित। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपर्पटी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? आपको किसका प्रतिशत बताना है? कार्बन का। तो वो आपका कितना होता है? 0.02%। कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.02%। ठीक है। इससे अलग मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है? 46.60। ऑक्सीजन का 46.60। सिलिकॉन का 27.72। ठीक है। और भूपर्पटी लगभग 28% इन सभी से मिलकर बनी होती है। कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है। और कैल्शियम कितना होता है इसमें? 3.63%। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? यानी कि इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो आपकी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ एक सुरक्षा आपको यानी कि प्रोटेक्ट आपको प्रदान करता है? तो वह आपका कौन सा वाला होता है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या फिर 21। तो आपका कौन सा नंबर हो जाएगा इसमें से? ये होगा आपका अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसमें कुछ की पॉइंट बताऊं तो ये है कि अनुच्छेद 19 आपका किससे है? वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण से है। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। और अनुच्छेद 21 किस लिए होता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित होता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्या है? उस बिंदु को क्या कहा जाता है जो भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन करता है? तो वह आपका कौन सा होता है? अधिकेंद्र होता है, गुरुत्व केंद्र होता है, अवकेंद्र होता है या फिर विवर्तनिक केंद्र होता है? तो आपका इसमें से कौन सा होता है? वो होता है आपका अवकेंद्र, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसमें क्या होता है? ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समापन या फिर समीपतम होता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है। यानी कि एपिसेंटर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल एक राजस्व भूसंपत्ति है। कैसी भूसंपत्ति है? राजस्व। जो डैश हो सकती है, क्या हो सकती है? एक गांव या गांव का समूह, केवल एक एकल गांव या फिर एक प्रांत का एक बड़ा क्षेत्र या फिर धनी व्यक्तियों की भूमि। तो वो कौन सी होती है आपकी? वह होती है आपकी एक गांव या गांव का समूह। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। इस व्यवस्था को ग्राम अथवा महल के साथ रैयतवाड़ी की कुछ नीतियों को मिला कर प्रारंभ किया गया था। इस पद्धति के जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी थे। इनके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भाग का कितने प्रतिशत था? 30% था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर मैं आपको कुछ भी बोलकर बता रही हूँ तो आपको उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि मैं वो आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता रही हूँ। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा है, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा हैं या फिर न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन है या न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद है? तो आपके इसमें से कौन से है? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। इसे मैं यहाँ पर कर देती हूँ, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? यानी कि किसी भी सदस्य ने संसद में कोई विधेयक पेश किया है तो हम उसे क्या बोलेंगे? सार्वजनिक विधेयक, निजी विधेयक, धन विधेयक या फिर कोषागार ट्रेजरी विधेयक? तो वो हमारा कौन सा होता है? वो होता है निजी, यानी कि खुद का विधेयक। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें संसद में प्रस्तुत विधेयकों को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 में, जिनमें से कौन कौन से होते हैं? पहला साधारण विधेयक होता है, दूसरा धन विधेयक होता है, तीसरा वित्त विधेयक होता है और चौथा कौन सा होता है? संविधान संशोधन विधेयक होता है। ठीक है। ये आपको चारों विधेयक भी याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके पास होती है? किसको? सूचना आयुक्त को। तो सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है? वह है आपके राज्य के राज्यपाल। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है। इसमें क्या होता है कि धारा 17 की उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय में राज्यपाल के द्वारा उसके किए गए निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दे दी जाए कि यथास्थिति राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। तो वह तभी हटाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश के फलस्वरूप वन्यजीव संरक्षण विधेयक 2013 बनाया गया था। तो किसके फलस्वरूप बनाया गया था? पेरिस समझौता, UNCCPR या फिर UNFCC या फिर CITES। तो किसके आधार पर बनाया गया था? किस वन्यजीव संरक्षण के आधार पर 2013 को बनाया गया था? वह आपका कौन सा था? CITES। तो इसके लिए क्या होती है इसकी डेफिनेशन? द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउन एंड फ्लोरा, फाउना एंड फ्लोरा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1825 में, 1830 में या फिर 1810 में, 1803 में या फिर 1800 में? तो किस में किया गया था आपका संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन? ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि 1803 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम शस्य नहीं है? इनमें से आपको चारों मौसम देखने हैं और ये बताना है कौन सा? जायद, रवि, खरीफ और वर्षा। आपने तीनों के नाम सुने होंगे, जायद, रवि और खरीफ। तो कौन सा नहीं होगा इसमें से? वो होगा आपका वर्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फसल बताती हूँ। जैसे अगर हम रवि की फसल देखें तो रवि की कब बोई जाती है? दिसंबर तक तो बोई जाती है, अक्टूबर से दिसंबर तक, और मार्च और अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। और रवि की फसल कौन कौन सी होती है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ऐसे। और खरीफ की जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें जैसे धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये सभी होती हैं। जायद की कौन कौन सी होती हैं? यह मार्च अप्रैल में तो बोई जाती हैं और मई जून में क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। उनकी फसल कौन सी होती है जायद की? तरबूज, खीरा और ककड़ी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार 26 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो वो कौन सा अधिकार है? अनुच्छेद 26 के द्वारा। ये अनुच्छेद नहीं होगा, ये कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 26 के द्वारा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है आपका? ये 26। ठीक है, तो अनुच्छेद 26 के द्वारा कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो वो आपका अधिकार कौन सा है? हम इन्हें देखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आत्मरात्मा अंतर आत्मा की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार, या फिर किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। तो इसमें से आपका कौन सा अधिकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? माइकोसाइकनाशी यानी कि माइक्रो हर्बिसाइड्स डैश से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है। कौन सा है? एक नाशक पदार्थ है। तो इनमें से कौन सा होगा? विषाणु, शैवाल, कवक या फिर जीवाणु। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से आपका? कवक, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि वह वार्षिक कौन सी आयु को पूरी नहीं कर लेते हैं? 7 वर्ष की, 14 वर्ष की, 6 वर्ष की या फिर 5 वर्ष की। तो कौन सी आयु को पूरी नहीं कर लेते हैं? यह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्ष की। इसे मैं साइड में लगा देती हूँ, 6 वर्ष। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर है ये है गलत, इसको मैं हाइड कर देती हूँ ये। ठीक है, तो हम IaaS का पूर्ण रूप देख रहे हैं। IaaS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो IaaS क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? तो किसके अनुसार है? शिक्षा के, पुलिस, बैंकिंग या कृषि के अनुसार? तो किसके अनुसार है? बैंकिंग के अनुसार। किसको? भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति है संसद को है। ठीक है, संसद किस में बना सकता है? बैंक में बना सकता है। इसके कुछ की पॉइंट बनाऊं
तो अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, यानी कि वह मामले जो 3 सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। एक जैसे राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, इनमें से किसी में शामिल ना हो तो उन पर संसद क्या बना सकती है अपनी कानून। तो वो कौन सा होता है, बैंकिंग का मामला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार, इसको मैं हटा देती हूँ, 2019 के तहत नए नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगता है। आपको क्या बताना है कि 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस की ड्राइविंग करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगता है। 1,000 रुपये का, 500 रुपये का, 5,000 रुपये का या फिर 1,500 रुपये का। तो कितने रुपए का जुर्माना लगता है इस पर आपका लगता है, जब मतलब जिस टाइम आपसे ये पूछा गया था क्वेश्चन तो इसमें 5,000 लगता था, ठीक है। कितना लगता था, 5,000। और अभी भी आपका कितना लगता है इसमें, अभी भी आपका 5,000 ही लगता है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो कितने हज़ार का जुर्माना होगा, 5,000 रुपये का। इसमें एक और शर्त होती है, यदि कोई बच्चा नाबालिग है तो उसके माता पिता या फिर जो मालिक होता है उस पर 3 महीने की कैद या 25,000 जुर्माना और प्लस में 3 साल की जेल, ठीक है। और साथ में क्या करते हैं, वाहन का रजिस्ट्रेशन भी क्या कर देते हैं, उसको रद्द कर देते हैं, ठीक है। वो भी कितने साल के लिए करते हैं, 1 साल के लिए करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है। यानी कि आपके जब निर्वाचन होंगे तो उसमें अदालत की जो हस्तक्षेप करते हैं उस पर रोक प्रदान करता है। तो वो आपका कौन सा अनुच्छेद होता है, वो आपका अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 329। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें क्या होगा, अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, तथा अनुच्छेद 324 में क्या होता है, निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होता है, ठीक है। ऐसे अनुच्छेद 325 में क्या होता है, धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना शामिल होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित डैश यानी कि कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है। कितनी दी गई है, 1 वर्ष, 6 महीने, 60 दिन, 30 दिन, कितनी दी गई है। तो यह आपको दी गई है 60 दिन की। मैं ब्रश ले लेती हूँ। कितने दिन की दी गई है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित जारी करने के लिए कितने दिन, 60 दिन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित दो कथनों के बीच में सही संबंध को चुनना है, ठीक है। आपको 2 कथन दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है जनहित याचिका PIL अधिस्थिति लोकस स्टैंडी के नियम का विस्तार करती है। नंबर बी पर दिया है जनहित याचिका PIL में पत्र काव्यगत क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं इनको हम देखेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा नीचे करती हूँ, ये रहे आपके दोनों पॉइंट भी दिखेंगे और आपको ऑप्शन भी दिखेंगे। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, किसके द्वारा होते हैं वो, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ए सही है लेकिन बी गलत है। तीसरा ए और बी परस्पर अनन्य है, या फिर ए और बी गलत है। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। आपको ये बताना है, घनत्व बताना है, जनसंख्या घनत्व भारत में जो सबसे कम हो और किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। वह आपका कौन सा होगा, पहला दिया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा पुदुचेरी, तीसरा लक्षद्वीप और चौथा चंडीगढ़। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है, सबसे कम। और अगर हम सबसे अधिक देखें तो वो कौन सा होगा, वो आपका होगा दिल्ली, ठीक है। ऐसी राज्यों में अगर जनसंख्या घनत्व देखें तो बिहार में क्या है, सबसे अधिक है, और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, सबसे कम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1986 में, 1956, 1966 या फिर 1976 में? तो किस में किया गया था? 1966 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित फल नेशनल डीवर्मिंग इनिशिएटिव के अभिप्रेत लाभार्थी कौन है? यानी कि नेशनल डीवर्मिंग इनिशिएटिव कृमि रहित पहल में अभिप्रेत लाभार्थी कौन कौन होते हैं? 30 से 45 वर्ष के बीच के वयस्क, या फिर 1 से 19 के बीच के बच्चे, 60 से 75 वर्ष के बीच के वरिष्ठ नागरिक, या फिर 25 से 30 वर्ष के बीच के वयस्क। तो कौन से होते हैं वो? 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। इसमें कुछ की पॉइंट है, जैसे 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चों में आंतों की कृमि संक्रमण के इलाज का एक प्रयास है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रसाद नड्डा ने हरियाणा के गुरुग्राम के एक समारोह में इसे 10 फरवरी 2018 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ किया था। किसी के इसके ही लिए किया गया था। ठीक है, और कितने के लिए होता है? 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ पर? 1849 में। कहाँ पर? अवध में की गई थी, लखनऊ में, बंगाल में, या फिर बॉम्बे में? तो कहाँ पर की गई थी? ये आपकी बॉम्बे में की गई थी। ये आपको याद भी रखना है, परमहंस मंडली की। ठीक है, इस मंडली की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने बालकृष्ण जयकर और दादा वाहेब पांडुरंगा की सहायता से की थी, और यह एकेश्वरवाद तथा विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित है। किस अवधारणा पर है? एकेश्वरवाद तथा विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33। देश के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। तो किसके? भीम सिंह बनाम भारतीय संघ, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार, या फिर बिहार राज्य बनाम मुकुंद सहाय, या ऑप्शन नंबर डी बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस मामले में याचिकाकर्ता ने बिहार राज्य और अन्य प्रतिवादियों से यह कारण बताने के लिए एक नियम प्राप्त किया था कि बिक्री के आकलन के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए निषेध या उत्प्रेरण की प्रकृति में क्यों जारी नहीं की जानी चाहिए? बिहार राज्य की ओर से सरकारी पीडर और अन्य प्रतिवादियों जिन्हें नियम की सूचना देने का निर्देशन दिया गया था, उनके द्वारा नियम के विरुद्ध कारण दिखाए गए थे। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 में है, जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है, उसे आईपीसी के अनुसार किसके साथ दंडित किया जाएगा? 6 महीने तक की कैद, 1 वर्ष तक की कैद, या 3 महीने तक की कैद और जुर्माना, दोनों। ये आपके 3 ऑप्शन है। इसके साथ आपको ऑप्शन नीचे 4 दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है ए सही है, बी सही है, सी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके अनुसार कितनी दी जाती है? 3 महीने तक की कैद और जुर्माना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आईपीसी की धारा किसके स्थान में? अब इसको बीएनएस में लिया गया है। बीएनएस की धारा 296 में ये आता है, और ये पहले कहाँ था? आईपीसी की धारा 194 के अंतर्गत था। ठीक है, उसका स्थान इसने ले लिया। अब बीएनएस के तहत धारा 296 के अंतर्गत क्या होता है? इसे 3 महीने की कैद और 1000 तक का जुर्माना लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अब आपका नया बीएनएस और बीएनएसएस आ चुकी है, तो आपको उन पर भी ध्यान देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है, 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? वासवण्णा, सुवंद्रा और संबंधरा और चिन्नम्मा। तो किसने किया था? आपका वासवर्णा ने। किसने? वासवर्णा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? तो कौन सा? 52वां, 54वां, 44वां या फिर 42वां? तो मौलिक कर्तव्यों को किसके अंतर्गत जोड़ा गया था? आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, और आपको ये याद भी रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 42वें के अनुसार। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या क्या चीज़ शामिल करी गई थी, ये चीज़ भी आपको याद करके रखनी है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 के कै के अंतर्गत
इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, किसके अंतर्गत दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, हरिवंश राय बच्चन को, सूरदास को या फिर मिर्जा गालिब को? तो किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ली और मारवाड़ी सहित कई भाषाओं में अपना योगदान दिया है और आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इन्हीं को जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, जिला योजना समिति यानी कि 38वां क्वेश्चन है, जिला योजना समिति की संरचना किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधायिका, राज्य की राज्यपाल या फिर जिला समाहर्ता यानी कि कलेक्टर? किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्य विधायिका के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसे ऊपर लगा देती हूँ, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में है, जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे आईपीसी के अनुसार किसके साथ दंडित किया जाएगा? 6 महीने तक की कैद, 1 वर्ष तक की कैद या 3 महीने तक की कैद और जुर्माना, दोनों। ये आपके 3 ऑप्शन है, इसके साथ आपको ऑप्शन नीचे 4 दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है ए सही है, बी सही है, सी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके अनुसार कितनी दी जाती है? 3 महीने तक की कैद और जुर्माना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आईपीसी की धारा किसके स्थान में, अब इसको बीएनएस में लिया गया है, बीएनएस की धारा 296 में ये आता है और ये पहले कहाँ था? आईपीसी की धारा 194 के अंतर्गत था। ठीक है, उसका स्थान इसने ले लिया। अब बीएनएस के तहत धारा 296 के अंतर्गत क्या होता है? इसे 3 महीने की कैद और 1000 तक का जुर्माना लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अब आपका नया बीएनएस और बीएनएसएस आ चुकी है तो आपको उन पर भी ध्यान देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है, 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? वासवण्णा, सुवंद्रा और संबंधरा और चिन्नम्मा। तो किसने किया था? आपका वासवण्णा ने। किसने? वासवण्णा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? तो कौन सा? 52वां, 54वां, 44वां या फिर 42वां? तो मौलिक कर्तव्यों को किसके अंतर्गत जोड़ा गया था? आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था और आपको ये याद भी रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 42वें के अनुसार। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या क्या चीज़ शामिल करी गई थी, ये चीज़ भी आपको याद करके रखनी है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 के कै के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, किसके अंतर्गत दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, हरिवंश राय बच्चन को, सूरदास को या फिर मिर्जा गालिब को? तो किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ली और मारवाड़ी सहित कई भाषाओं में अपना योगदान दिया है और आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इन्हीं को जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, जिला योजना समिति यानी कि 38वां क्वेश्चन है, जिला योजना समिति की संरचना किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधायिका, राज्य की राज्यपाल या फिर जिला समाहर्ता यानी कि कलेक्टर? किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्य विधायिका के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसे ऊपर लगा देती हूँ, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, जिला योजना समिति की संरचना और राज्य विधायिका के द्वारा निर्धारित की जाती है तथा इसमें क्या होता है? पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले की विकास योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए सरकार देश के सभी जिलों में एक जिला योजना समिति का निर्माण भी करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है हमारा? जनवरी 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार फेसबुक के वर्तमान सीईओ कौन है? तो आपको ये बताना है वर्तमान में सीईओ कौन है 2024 में। जैसे कि फेसबुक के वर्तमान 2022 में सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2022 में थे मार्क जुकरबर्ग।
जुकरबर्ग, जिस टाइम यह आपके पेपर में आया था, ठीक है? और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2004 में हार्वर्ड के छात्र मार्क जुकरबर्ग ने की थी। फेसबुक इंटरनेट पर स्थित एक कैसी है? निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग है, ठीक है? जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? इसके सदस्य अपने मित्रों, परिवार और परिचितों के साथ संपर्क रख सकते हैं, ठीक है? और अब इस मार्क जुकरबर्ग का फेसबुक का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? मेटा कर दिया गया है, ठीक है? आपको ये भी याद रखना है। और अगर वर्तमान में भी देखें तो वर्तमान में भी आपके सीईओ कौन है फेसबुक के? वो भी आपके मार्क जुकरबर्ग हैं, ठीक है? मार्क ज़कर, ये यहाँ पर जकरबर्ग लिखा हुआ है, आपको जुकरबर्ग, ठीक है? याद करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन-सा फॉर्म है? इसको मैं पूरा करके दिखाती हूँ। आपका क्वेश्चन है, वह कौन-सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच के यूरोपियन संघ के 12 सदस्यों को एक साथ लेता है? तो वह कौन-सा है आपका? यूरोपीय परिषद, यूरोपीय संघ, द थ्री सीज इनिशिएटिव या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। तो वो आपका कौन-सा है? द थ्री सीज इनिशिएटिव, ऐसा ही यानी कि सीज इनिशिएटिव, ठीक है? जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच एक यूरोपीय संघ के 12 सदस्यों को एक साथ लाता है, ठीक है? इसी के साथ आपकी 40 क्वेश्चन की पीवाईक्यू सीरीज समाप्त होती है और मैं आप सभी को बस इतना कहना चाहूँगी, आप मेरे साथ इस वीडियो में जब तक मैं आपको ये कराऊँ, आप इसे करना। मैं गारंटी लेती हूँ आप 90 से लेकर 100% तक भी एग्ज़ाम में बहुत ही आराम से करके आएँगे। मेरी गारंटी है इसके साथ। मैं आपको मैथ, रीज़निंग सब कुछ कराऊँगी, ठीक है? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें @मिशन डॉट मिशन डॉट यूपीएसआई डॉट विद डॉट साक्षी में, ठीक है? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें और अपनी कमेंट भी ज़रूर डालें कि मुझे और कैसे इसमें इम्प्रूव करना है, आपको कैसे समझाना है, ठीक है? मैं वेट करूँगी। थैंक यू एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर।